नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के बिताने के लिए आपके साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त ज्योत्सना। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम खास तौर पर ख़वातीन के लिए होता है और हमारा मकसद रहता है आपको नई नई जानकारियाँ फराहम कराना, जिससे आप उन जानकारियों से फैज़याब हो सकें। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के शुमारे की शुरुआत करते हैं। तो आइए नाजरीन, आज के शुमारे की जो है वो शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम सभी अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हम बहुत सारा पानी जो है वो दिन भर में पीते रहते हैं कि जिससे हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग रहे। तो अपनी स्किन का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रख सकते हैं, ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं किसी न किसी तरीके के स्किन ट्रीटमेंट की। आपने और हमने कई बार एक स्किन ट्रीटमेंट का नाम जो है वो बेहद सुना है, जिसको कहते हैं हाइफू ट्रीटमेंट। तो हाइफू ट्रीटमेंट क्या है, ये किस लिए किया जाता है, कौन सी उम्र के लोग इसे करवा सकते हैं, क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, किस तरीके के इसके रिज़ल्ट आते हैं, क्या किसी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, ये तमाम बातें जानने के लिए आज हम आए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इप्शिता जोहरी। डॉक्टर इप्शिता, खैर मकदम आपका हमारे आज के प्रोग्राम में। हेलो। तो डॉक्टर इप्शिता, ये हाइफू ट्रीटमेंट के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है, तो क्या है ये हाइफू ट्रीटमेंट, ये किस लिए किया जाता है, कुछ बताना चाहेंगी आप हमारे नाजरीन को? बिल्कुल। सो हाइफू ट्रीटमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है बिकॉज हाइफू का मतलब है हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं और हमें बहुत भरोसा है कि अल्ट्रासाउंड एक बहुत सेफ़ टेक्नोलॉजी होती है। अब इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं एंटी एजिंग के लिए, यानी कि एज के साथ जो चेंजेस स्किन में दिखने लगते हैं, जैसे कि स्किन का सैग हो जाना, आप देखेंगे इस तरह की लाइंस, या यहाँ पे लिप के अराउंड लाइंस आ जाना, जॉ लाइन जो है उसका शेप ख़राब हो जाता है बिकॉज पूरी जो सैगिंग है उसके कारण फैट आ जाता है जॉ लाइन पे। तो इनके कारण स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल दिखती है या एजड दिखती है, या बहुत सारे सैड स्माइलीज़ की तरह हमारे फेस पे बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज ड्रूपिंग लाइंस। तो इनको रिवर्स करने के लिए एंड फर्दर प्रिवेंट करने के लिए हाइफू बहुत यूज़फुल ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पुराने लोग भी कहते थे कुछ देसी नुस्खे जो हैं वो आप अपनाइए, और लोग काफ़ी डरते भी हैं इस तरीके के ट्रीटमेंट्स करवाने से, तो उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? बिल्कुल। तो जैसा मैंने बताया, ये एक अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी है। अब हमें पता है कि इवन प्रेग्नेंट वुमेन हर महीने जाके अल्ट्रासाउंड करा रही होती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी जिस टाइम पे ज़्यादातर चीज़ें मना होती हैं तब भी अल्ट्रासाउंड सेफ़ माना गया है। तो उसी अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी को फोकस्ड वे में यूज़ करके इस ट्रीटमेंट को किया जाता है। इसलिए इसमें बिल्कुल भी डरने की या घबराने की बात नहीं है। ये बहुत एज ओल्ड टेक्नोलॉजी है जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और सेफ्टी प्रोफाइल भी इसकी बहुत अच्छी है। तो घरेलू नुस्खे डेफिनेटली हमारे स्किन को ऊपर से ग्लोइंग बना सकते हैं, लेकिन एजिंग प्रिवेंट नहीं कर सकते। आप कितने भी घरेलू नुस्खे लगाते हों, बट एज के साथ अगर आप 45, 55 के एज के हैं तो आपको ज़रूर दिखेगा कि इस तरह की जो ड्रूपिंग लाइंस हैं वो आने लगी हैं और सैगिंग फेस पे आने लगी है, रिंकल, फाइन लाइन, ये सब चीज़ें फेस पे आने लगती हैं। तो जो चीज़ घरेलू नुस्खे नहीं कर पाते वो हाइफू कर पाता है। इन्होंने भी अपने फेस पे कुछ ये लगाया है, तो क्या ये हाइफू ट्रीटमेंट के लिए ही आई हैं? तो और आप कुछ करके दिखाना चाहेंगी? बिल्कुल, ये हाइफू ट्रीटमेंट के लिए आई हैं। तो जैसा कि हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो एजिंग एक ऐसा कंसेप्ट है कि 28, 29 से हमें दिखने लगता है कि स्किन में एज आने लगी है, तो हम इस ट्रीटमेंट को जल्दी स्टार्ट करते हैं और जैसे ही डबल चिन या सैगिंग दिखने लगती है या लाइंस दिखने लगती है, हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक क्रीम लगाते हैं, जो अभी हमने इनको लगाई हुई है। अराउंड 40 मिनट्स के लिए इस क्रीम को लगाया जाता है और उसके बाद हाइफू किया जाएगा, जो इस मशीन से होता है। तो ये एक अल्ट्रासाउंड या हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड की डिवाइस है जिसे हाइफू कहते हैं, और इसमें एक प्रोब होता है जिसकी मदद से हम, जैसे आपके पेट में या बाकी जगहों पे अल्ट्रासाउंड होता है, वैसे ही फेस पे अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी की जाती है ताकि प्रॉपरली हम हर एक एरिया को ट्रीट कर सकें।
जॉ लाइन हो गई, चिन हो गया, या ये आपकी लाइंस हो गई, तो दिस इज़ द मेजर ट्रीटमेंट एरिया फॉर हाइफू। बाकी अगर किसी को अपर फेस पे एजिंग है तो उनको हम फोरहेड पे भी क्रीम लगा के रखते हैं, अंडर आई एरिया में भी इसे किया जा सकता है। इनफैक्ट बॉडी पार्ट्स में भी अगर किसी को सैगिंग है तो वहाँ पे भी हाइफू की मदद से हम टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग कर सकते हैं। तो जिस तरीके से डॉक्टर इप्शिता, हर इंसान थोड़ा डरता भी है, आपने जैसे कि बहुत क्लियरली बताया कि एक अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी है जितना कि हमें समझ आया है, और फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये जो सवाल है ये ज़रूर उठता है कि क्या ये जो स्किन ट्रीटमेंट होते हैं इनमें किसी तरीके का कोई पेन होता है। तो आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, क्रीम हम देख पा रहे हैं तो ये किस लिए लगाई जाती है, और क्या इस ट्रीटमेंट में किसी तरीके का कोई पेन, कोई दर्द इन्वॉल्व होता है? बिल्कुल। सो देखिए, ये एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। हम एक तरह से अपनी खूबसूरती को मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो इसमें पेन तो नहीं होना चाहिए। इसलिए जैसे आप कभी पेट में अल्ट्रासाउंड या कभी भी आपने अल्ट्रासाउंड कराया है, आपने देखा है थोड़ी हीट महसूस होती है। तो हम ये चाहते हैं कि जब आप एंटी एजिंग के लिए इस प्रोसेस को करें तो वो हल्की सी हीट भी आपको ना लगे या कोई भी पेन ना हो, बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। इसलिए ये जो क्रीम है ये दरअसल एक नंबिंग क्रीम है जो हमारे स्किन के सेंसेशन को भी हल्का सा कम कर देती है, जिससे कि जब हम प्रोसीजर करेंगे तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो बहुत ही पेनलेसली, कंफर्टेबली ये प्रोसीजर हो जाता है। जी बिल्कुल। तो अभी तकरीबन कितना समय हो गया होगा, कितना वक्त हो गया होगा ये क्रीम लगे हुए? इनको ऑलमोस्ट 35 मिनट्स हो चुके हैं, तो बस नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल नाजरीन, और हम भी ये ज़रूर चाहेंगे कि आप भी ये जो ट्रीटमेंट है, हाइफू ट्रीटमेंट, इसको हम आपको दिखाते हैं ये किस तरीके से किया जाता है, और इससे जो आगे सवालात कुछ और हमारे जहन में हैं उनको ज़रूर डॉक्टर इप्शिता आपसे आगे ज़रूर पूछेंगे। लेकिन आइए पहले ये ट्रीटमेंट देखते हैं ये किस तरह से किया जाता है। अब मेरे साथ मेरी कलीग हैं डॉक्टर अरुंधा, एंड शी इज़ परफॉर्मिंग द प्रोसीजर। उसके पहले हमने कुछ टिश्यूज़ लगा दिए हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हो जब क्रीम हम रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं क्रीम को रिमूव, क्योंकि 40 मिनट्स हो चुके हैं। ओके, तो अब ये जो है, ये क्रीम जो है वो इनकी रिमूव हो रही है। तो जैसे आपने बताया ये नंबिंग क्रीम है, तो क्या अब इनको स्किन पे कुछ भी जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उनको कुछ भी फील नहीं होगा? फील नहीं होगा, यस। सो ऑलमोस्ट 1 आवर तक इसका इफेक्ट रहता है, एंड 1 आवर तक हम स्किन पे जब भी कोई भी प्रोसीजर या लेज़र कर रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो वैसे तो इस प्रोसीजर को बिना नंबिंग क्रीम के भी किया जा सकता है, बट अगर फर्स्ट टाइम कोई करा रहा है, कोई ज़्यादा डर रहा है, नर्वस है कि मुझे क्या पता चलेगा, तो हम ये क्रीम अगर लगा देते तो और बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो जाता है प्रोसीजर। फिर नंबिंग हो जाती है तो कुछ पता नहीं चलता है। ओके। और वैसे अगर हम ये जानना चाहें ये प्रोसीजर कितने टाइम का होता है? आपने बताया 1 घंटे तकरीबन का ये प्रोसीजर होता है। यस, ऑलमोस्ट 45 मिनट से लेके 1 घंटा लग जाता है पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए। तो ये प्रोसीजर करने से पहले या प्रोसीजर करने के बाद किसी तरीके को कोई प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं? प्रिकॉशंस एज सच नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा माइल्ड रेडनेस फेस के ऊपर आ सकती है जब हम प्रोसीजर करते हैं। जैसे अगर आप वैक्सिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, कोई भी चीज़, आप इवन स्क्रब भी कर लेते हैं फेस पे, तो या हैंड पे, बॉडी पे, तो कैसे हल्की सी रेडनेस आ जाती है। तो वैसे हल्की सी पिंकिश स्किन पोस्ट प्रोसीजर होती है, वो भी जिनकी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, बहुत फेयर स्किन है, तो उस पर ज़्यादा नज़र आती है। एंड सो दैट्स वाई वी से कि सेम डे पे या अगले 3 दिन तक हम कहते हैं कि आप कोई भी सैलून एक्टिविटीज़, फेशियल, स्क्रबिंग, फेस पे स्टीम लेना, ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। एंड किसी भी तरह का ब्लीच या केमिकल फेस पे नहीं अप्लाई करना चाहिए एटलीस्ट 1 वीक तक आफ्टर द प्रोसीजर। बिल्कुल। तो नाजरीन, आज हम हाइफू ट्रीटमेंट के बारे में जो है वो यहाँ डॉक्टर इप्शिता जोहरी से जान रहे हैं कि किस तरीके से ये ट्रीटमेंट होता है। अब आपके सामने ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा और आप भी देखें कि किस तरीके से ये ट्रीटमेंट होता है, और ये हमारी स्किन को किस तरीके से अच्छा बना देता है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, और इसके बारे में तमाम बातें जो है वो अभी ट्रीटमेंट के दौरान भी हम जारी रखेंगे। डॉक्टर इप्शिता, लोग अपनी स्किन को लेकर अब बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, बहुत सेंसिटिव भी हो गए। कई प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनमें आपने डेली बेसिस पे मेकअप अप्लाई करना होता है। अगर आप मीडिया फील्ड में हैं या फिर अगर आप किसी एयरलाइंस में हैं, ख़ासतौर से जो हमारी एयर होस्टेस होती हैं, उनको फेस पे जो अपना कई लोगों का शौक भी होता है, एक्टर्स होते हैं,
तो उनके लिए आप क्या कोई छोटे टिप्स देना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं? बिल्कुल। सो मेकअप जिनको डेली अप्लाई करना होता है उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उस मेकअप को रिमूव करना प्रॉपरली। तो डबल क्लिनजिंग के बारे में यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जो मेकअप करने वालों को ज़रूर जानना चाहिए इसके बारे में। सो डबल क्लिनजिंग होती है जिसमें आप प्रॉपरली मेकअप को रिमूव कर पाते हो। इसमें 2 तरह के क्लिनज़र यूज़ होते हैं कि सबसे पहले आप एक ऑयल बेस्ड क्लिनज़र यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल जो है, ऑयल बेस्ड क्लिनजर्स जैसे कि क्लिनजिंग बाम्स ये या क्लिनजिंग ऑयल्स आते हैं, ये प्रॉपरली आपके पूरे मेकअप को डिज़ोल्व कर पाते हैं। तो इससे अच्छे से फेस को रब करना चाहिए एटलीस्ट 1 से 2 मिनट तक जिस भी दिन आप मेकअप करें। एंड हाँ, नेक को नहीं भूलना है। बहुत बार होता है फेस एंड नेक पे मेकअप किया बट सिर्फ फेस का मेकअप रिमूव किया, तो फेस एंड नेक पे प्रॉपरली आपने ऑयल क्लिनजिंग की, उसके बाद फेस वॉश कर लिया। इसमें आप देखेंगे कि अच्छे से मेकअप रिमूव हो जाता है। इसके बाद सेकेंड लेयर ऑफ क्लिनजिंग होती है वाटर बेस्ड क्लिनजिंग। सो वाटर बेस्ड क्लिनजर, या अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो एक एंटी बैक्टीरियल क्लिनजर या सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स वाला क्लिनजर आप सेकेंड लेयर में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे और अच्छे से जो मेकअप एंड ऑयल रह गया है वो प्रॉपरली रिमूव हो जाता है। अच्छा डॉक्टर इप्शिता, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये कौन सी उम्र के जो ख़वातीन हैं वो करवा सकती हैं? क्या ये मेल्स भी करवा सकते हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट 40% पेशेंट्स हमारे मेल्स ही होते हैं, क्योंकि मेल्स आजकल बहुत ध्यान देते हैं अपने स्किन पे। एंड एज की जहाँ तक बात है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा जितने एंटी एजिंग आर्टिकल्स हैं कि कोलाजन लॉस के वजह से एजिंग होती है। तो 25 के एज के बाद हमारी बॉडी में कोलाजन लॉस चालू हो जाता है एंड 28 के बाद और ही तेज़ी से होता है। इसलिए कभी भी अगर आप किसी 22-23 साल के युवक युवती को देखें या 28-29 में देखें, आपको एक फ़र्क दिख जाता है ना, वो फ्रेशनेस स्किन से जाने लगती है। तो इसका रीज़न है कोलाजन लॉस। इसलिए जैसे ही आपको लगे कि आपके स्किन में वो डलनेस या सैगिंग चालू हो गई है, या एजिंग का सबसे पहला साइन ये होता है कि आपके स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाता है। किसी की ऑयली स्किन है तो वो ड्राई की तरफ होने लगेगी या कॉम्बिनेशन स्किन होने लगेगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले से आपके स्किन का टेक्सचर चेंज हुआ है, ओपन पोर्स नज़र आने लगे हैं, ड्राई पैचेस स्किन पे लग रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट्स आप लगाते हैं आपको लग रहा है वो अच्छे से सूट नहीं करते, पहले प्रोडक्ट्स आपको बहुत जल्दी सूट करते थे, सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र लगा के फेस पे ग्लो आ जाता था, और अब आप काफ़ी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं पर वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। ये सारे साइंस होते हैं स्किन के एजिंग के। तो जैसे ही आपको ये साइंस दिखें, आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, और उस समय हम आपका ये हाइफू ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जब आप 28-29 के हैं तब स्टार्ट करिए। जब आपकी डिलीवरी हुई है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन, आप देखेंगे पोस्ट डिलीवरी एकदम से एजिंग दिखती है फेस के ऊपर, तो सैगिंग भी आती है, रिंकल्स दिखने लगते हैं, फोरहेड पे लाइंस या फाइन लाइंस आने लगती हैं। तो जब इस तरह के सिम्टम्स हमारे फेस पे आने लगते हैं तब आप हाइफू ट्रीटमेंट की हेल्प ले सकते हैं। डॉक्टर इप्शिता, जैसे कि हम देख रहे हैं डॉक्टर अरुंधा कुछ पेन से कुछ मार्किंग कर रही हैं मैम के फेस पे, तो ये क्या है? जी, ये हम ये मार्क कर रहे हैं कि किस एरिया पे हमें ट्रीटमेंट करना है और कौन से एरियाज़ हमें अवॉइड करने हैं। तो जैसे कुछ एरियाज़ होते हैं जिनको इनने मार्क किया हुआ है। अगर आप नेक देखें तो यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड और कार्ट्रिज होता है, इस पे हम लेज़र नहीं करते, तो इसको हम अवॉइड कर देते हैं। ये जो एरिया है यहाँ सबसे ज़्यादा फ़ैट है, तो इसलिए इस एरिया में हमें ज़रूर अल्ट्रासाउंड फ़ायदा करेगा। इनफैक्ट हाइफू ट्रीटमेंट से फ़ैट लॉस भी होता है अगर हम डेप्थ्स उतनी रखें, तो इसमें हम 3 mm से 4.5 mm तक की डेप्थ पे जा सकते हैं। यानी जो सबक्यूटेनियस फ़ैट है, जिसके कारण स्किन थोड़ी सी प्लम्प हो रही है या एक्स्ट्रा फ़ैट अगर किसी को लग रहा है, तो वहाँ पे हम ऐसे एनर्जीज़ यूज़ करते हैं कि थोड़ा सा हम डबल चिन का फ़ैट भी कम कर पाएँ। या फेस पे भी अगर किसी को फ़ैट लॉस चाहिए, बहुत ज़्यादा चबी चीक्स हैं, तो वहाँ पे फ़ैट लॉस एनर्जीज़ भी यूज़ होती हैं। अगर हमें सिर्फ लिफ्टिंग चाहिए, हम चाहते हैं कि ऑलरेडी काफ़ी पतला फेस है, केवल सैगिंग है, स्किन नीचे ढुलक रही है या स्किन की सैगिंग हो रही है,
तब हम बहुत कम एनर्जीज़ और कम डेप्थ यूज़ करते हैं ताकि केवल एक लिफ्टिंग वाला रिज़ल्ट हमें मिल सके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एरिया है, यहाँ पे जो फैट आया हुआ है और जो ये सैगिंग है, इसकी वजह से इनकी एक प्रॉपर जो चिजल्ड जॉ लाइन हम कहते हैं वो चीज़ नहीं दिख रही है। तो हम इस एरिया को जो हमने मार्किंग किया है यहाँ पे हम ज़रूर हाइफू करेंगे। एंड आपको फ़ैट थोड़ा सा कम चाहिए यहाँ पे, जैसा आपने मुझे बताया है, तो इसलिए यहाँ पे हम दोनों डेप्थ यूज़ करेंगे, थोड़ी सी फ़ैट रिडक्शन वाली और थोड़ी सी टाइटनिंग वाली। तो पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ वेरी करती है। अब इसी तरह से कुछ एरियाज़ हैं जहाँ हमारे नर्व्स होते हैं, जैसे ये वाला एरिया, बिल्कुल पास वाला एरिया, इनको हम नो गो जोन की तरह मार्क कर देते हैं। यहाँ भी आपने देख रहे हैं कि इनने क्रॉस लगाए हुए हैं, तो ये जो क्रॉस वाले एरियाज़ हैं यहाँ पे हाइफू नहीं किया जाता। तो ये हमारी बेसिक मार्किंग है, जिसके बाद हम इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर इप्शिता, ये जो मैम है ये किस ट्रीटमेंट के लिए आई हैं हाइफू में? इनको किस तरीके की क्या प्रॉब्लम हो रही है, या क्या जो है वो ट्रीट करवाने आई हैं? जी, देखिए, हाइफू जो ट्रीटमेंट है ये किसी प्रॉब्लम के लिए नहीं है, लेकिन एक्चुअली सुंदर इंसान को और खूबसूरत बनाने या खूबसूरत मेंटेन करने के लिए है। तो अगर मैं इन्हें देखूं, आप अगर एक बार बैठ जाएं, इनके फेस पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत चेहरा है। इनकी जो कंसर्न है ये वाली लाइन है, एक तो जो इनको पहले उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी, अभी ये लाइन इनको ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। सिमिलरली लिप के पास ये जो लाइन आ रही है, ये भी इनका एक कंसर्न है कि इसके कारण थोड़ी डार्कनेस लगती है। और कुल मिला के अगर आप देखते हैं तो जैसे आप व्हाट्सएप पे स्माइलीज़ बनाते हैं, उल्टे मुंह के जो स्माइली हैं वो सैड स्माइली होते हैं, तो ये लाइंस भी वैसे सैड स्माइली की तरह होती हैं। तो इसके वजह से फेस जो है वो उतना ब्राइट, शाइनी, फ्रेश नहीं दिखता। वो लाइंस के कारण ऐसा लगता है कि डलनेस है। तो जब आप मिरर में खुद को देखते हैं, मन से तो बहुत फ्रेशनेस लग रही होती है, लेकिन आपको लगता है कि ये लाइंस मैच नहीं कर रही। दूसरी चीज़ है इनका डबल चिन। तो अगर आप चिन नीचे करें पूरी तरह से, तो ये जो डबल चिन आया हुआ है, ओवरऑल ये इनका बॉडी वेट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन डबल चिन एक बहुत ही रेजिस्टेंट फैट पॉकेट होता है जो किसी भी एक्सरसाइज से, फेस योगा से भी कई बार नहीं जा रहा होता, या वेट लॉस करने पे भी नहीं जाता। तो ये भी हम टाइट कर सकते हैं हाइफू की मदद से। एंड सबसे ज़रूरी रिज़ल्ट होता है, आप फिर से चिन नीचे करें, तो ये जॉ लाइन। तो जॉ लाइन के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट आ जाता है, इसके कारण एक अच्छी चिजल सी जॉ लाइन नहीं मिलती। जो लोग मेकअप करते हैं उन्हें पता होगा कि वो इस एरिया में कॉन्टोरिंग करते हैं ताकि अच्छी शार्प जॉ लाइन दिखे, बट हाइफू आपको वो जॉ लाइन विदाउट मेकअप दे सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट जो नीचे और फैट यहाँ पे है जो जॉ लाइन को कवर कर रहा है, उसको हाइफू हटा देगा। तो इससे एक अच्छी चिजल्ड जॉ लाइन आपकी बन जाती है। अभी हम ये जेल लगा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड जेल। अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया है तो आपको पता होगा कि पहले एक अल्ट्रासाउंड जेली लगाई जाती है, उसी तरह से ये अल्ट्रासाउंड जेली लगाई गई है। और अब हम फोकस्ड अल्ट्रासाउंड अपना स्टार्ट कर रहे हैं स्किन की टाइटनिंग के लिए। तो ये इस तरह का प्रोब होता है, इसमें अलग अलग कार्ट्रिजेस आती हैं। तो जैसा मैं बता रही थी कि किस डेप्थ पे ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम कार्ट्रिजेस चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इनको चाहिए है थोड़ा सा फैट भी कम हो जाए फेस का और लिफ्टिंग टाइटनिंग भी हो जाए, तो इनके केस में हम 3 mm से लेके 4.5 mm तक स्किन के डीप में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप स्किन एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो आप फेस पे लगाते हैं, वो बिल्कुल सुपरफिशियल रहते हैं, इसलिए बहुत हल्के से स्किन के टोन टेक्सचर पे तो वो वर्क करता है। लेकिन डीप स्किन में जो एजिंग हो रही है, जैसे एज के साथ हमारी मसल्स लूज़ हो रही हैं, एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट हो रहा है और हमारे लिगामेंट्स भी लूज़ हो रहे हैं, तो ये जो सारा सिस्टम है जिसको टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग चाहिए, वो काम हमारा हाइफू यहाँ पे कर रहा है। तो अब हम ट्रीटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं एंड आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पेनलेसली इसको हम करा रहे हैं।
इसमें कोई भी रेज नहीं है, इसलिए आँखों पे या किसी भी जगह पे किसी प्रोटेक्शन की एज सच नीड नहीं होती है। पेशेंट इजीली आइज़ ओपन करके भी ट्रीटमेंट करा रहा है, आइज़ वैसे आप क्लोज कर सकते हैं एंड यू कैन रिलैक्स एंड एन्जॉय द ट्रीटमेंट। और अभी एक स्ट्रोक हो चुका है एंड इट वाज नॉट पेनफुल, राइट? यस, सो दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल ट्रीटमेंट दैट वे। तो डॉक्टर इप्सिता, जैसे भी आपने क्रीम्स की बात की, आपने बताया कि अब ट्रीटमेंट हो गया है, मॉइस्चराइज़र लगा देंगे, तो बहुत सी हम देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स का जो है एंडोर्समेंट होता रहता है टेलीविज़न पे। डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, तरह तरह की क्रीम्स हैं। तो ये क्रीम्स जो है वो हमारे फेस के लिए कितनी ठीक रहती हैं? क्या इनके किसी तरीके के कोई आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं? क्या बताएंगे इसके बारे में? जी, सो क्रीम्स लगाना, कोई क्रीम उठा करके लगा लेने से बेटर होता है एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना, क्योंकि हर क्रीम एक दूसरे से जुड़ी है। अगर आप देखें आजकल रेटिनॉल की बात होती है, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, इन सब चीज़ों की बात होती है। ओके, सो ये सारे एसिड्स जब आप फेस पे लगाते हैं तो बेसिकली आपकी जो डेड स्किन लेयर है वो हट जाती है। अगर डेड स्किन लेयर हट रही है तो जो अंदर से रिजुविनेटेड स्किन आई है उसको प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए आपका मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और एक अच्छा हाइड्रेटिंग जेंटल क्लेंजर यानी फेस वॉश, ये सबसे पहले आपको सॉर्ट करना है एंड देन आपको बाकी क्रीम्स की तरफ जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि एक स्किन केयर रूटीन बनाइए कि डे टाइम में आप कौन सा एक सेरम जो आपको सूट कर रहा है या आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको रिकमेंड किया है वो लगाएं। उस पर आप मॉइस्चराइज़र या कोई एंटी एजिंग क्रीम, स्किन लाइटनिंग क्रीम, जैसा भी आपके स्किन का कंसर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रिस्क्राइब किया गया है डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू, वो लगाना है। और फिर सनस्क्रीन, एंड सनस्क्रीन भी की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो काफ़ी कम ड्यूरेशन की रहती है। तो लोग क्या करते हैं, सुबह एक बार सनस्क्रीन लगाया और सोचते हैं कि वो रात तक उनको प्रोटेक्शन देगा, तो ऐसा नहीं होता। सनस्क्रीन को भी रीअप्लाई करना ज़रूरी होती है। हर 3 से 4 घंटे में आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करते रहना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं स्किन केयर के जो सभी को फॉलो करने चाहिए। बिल्कुल। ये हाइफू ट्रीटमेंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, ये कितने सेशंस में ये ट्रीटमेंट किया जाता है? सो ये सबसे अच्छी बात है इसकी कि ये सिंगल सेशन में रिजल्ट देता है। Okay. तो जो आज हमने ट्रीटमेंट किया है इसका रिजल्ट इंस्टेंटली भी आएगा, अगले 1 से 2 महीने तक इसका रिजल्ट एनहांस होता जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है कोलाजन बनाने का काम कर रहा है स्किन में। अब कोलाजन जैसे ही ट्रिगर होगा, कोलाजन बनने में स्किन में 3 महीने लगते हैं, इसलिए नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आप देखेंगे कि रिजल्ट्स इंप्रूव होते जाते हैं और ज़्यादा लिफ्टिंग, टाइटनिंग, फैट रिडक्शन, जॉ लाइन का शेप आना, ये सारे चेंजेस आपको दिखते हैं। इसलिए पहले 3 महीने हाइफू के बाद बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि हमेशा आप सुबह उठेंगे और आप देखेंगे अपना फेस और यंग और टाइट होता जा रहा है। 3 महीने में जो इसका मैक्सिमम रिजल्ट आ गया, उसके बाद वो रिजल्ट कम से कम 1 साल तक रहता है। तो अगर आप इसे जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी मतलब 28 to 35 के एज ग्रुप में अगर आप इसे स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है कि बहुत दिनों तक आपको फिलर्स, बोटॉक्स या कोई भी इंजेक्टेबल या प्लास्टिक सर्जरी फॉर एंटी एजिंग, इनसे काफ़ी दिनों तक, सालों तक आपको प्रिवेंट कर सकता है। तो अर्ली स्टार्ट करना हमेशा बेहतर है। 35 से 45 के एज ग्रुप में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी एक सेशन साल में अगर आप करते रहेंगे तो ये आपकी स्किन को लिफ्टेड रखेगा। 45 के बाद अगर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं तो इसे 2 बार कम से कम साल में लेना आइडियल रहता है, क्योंकि तब तक इतनी एजिंग आ चुकी होती है, प्लस कोलाजन लॉस का प्रोसेस भी फास्ट हो गया रहता है। तो अगर आप इसे लेटर स्टेज में स्टार्ट करेंगे तो नंबर ऑफ सेशंस आपको ट्वाइस इन 1 ईयर लेना होगा। बट अगेन हर किसी के जीन्स अलग हैं, तो कैसे, कितनी फास्ट आप में एजिंग हुई है, क्या इंडिकेशन है, फेस पे फैट वाला कंसर्न ज़्यादा है या लिफ्टिंग हमें ज़्यादा चाहिए, इन चीज़ों को एसेस करके हम बताते हैं कि किस पर्सन में कितने सेशन साल में 1 या 2 लगेंगे आफ्टर द एज ऑफ 45। एंड बिफोर 45 जैसा मैंने बताया, सिंगल सेशन इज़ इनफ फॉर 1 ईयर।
और एक आपसे सवाल मेरा और है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो है वो हमारे नाज़रीन जो है वो देख रहे हैं हमारे इस शुमारे को, तो जानना आपसे ये भी वो ज़रूर चाहेंगे, उनके भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा बार बार कि ये ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना आता है, क्या ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, क्या हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर? जी, इसका कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा है, क्योंकि ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। तो दिस इज़ अ ट्रीटमेंट जिस विच विल कॉस्ट यू एटलीस्ट 50,000 रुपीज़ फॉर अ सिंगल सेशन। तो अगर आप एक अच्छी डिवाइस से अच्छे क्लिनिक पे हाइफू कराते हैं तो इससे कम प्राइस आपको नहीं मिल सकता, बिकॉज ये एक US FDA अप्रूव्ड डिवाइस होती है। तो इस मशीन की कॉस्ट भी हाई होती है, प्लस इसे परफॉर्म करते भी हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हु आर वेरी क्वालिफाइड एंड स्पेसिफिकली क्वालिफाइड टू परफॉर्म दिस ट्रीटमेंट। तो अगर आपको बहुत लो कॉस्ट में कोई हाइफू करता दिख रहा है तो वहाँ पे आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि कौन सी मशीन यूज़ हो रही है या वो ऑथेंटिक ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं। बट दैट इज़ द मिनिमम प्राइस फॉर दिस, बट इट इज़ अ वेरी वर्थ वाइल प्राइस। जिनने भी हाइफू करा है उनको बहुत खुशी होती है वो ट्रीटमेंट करा के, एंड इट इज़ ऑलवेज वैल्यू फॉर मनी। बिल्कुल। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया और इस हाइफू ट्रीटमेंट के बारे में इतनी डिटेल में हमारे नाजरीन को आपने समझाया, उसके लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया। जी, थैंक यू। तो आइए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और देखते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। सीमा ढाका, ऐसा नाम जो आज किसी तारुफ का मोहताज नहीं। सीमा ढाका का नाम सुनते ही जहन में ऐसी खातून पुलिस वाली की शक्ल उभर जाती है जिसका किरदार समाज के लिए एक नजीर है। कोई इंसान कैसे समाज के सामने फरिश्ते की शक्ल इख्तियार कर सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल आज सीमा ढाका है। दिल्ली पुलिस में बतौर ASI पर तैनात सीमा ढाका यूं ही नहीं बनी ASI। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बागपत से ताल्लुक रखने वाली सीमा शुरू से ही मेहनती और बहुत ईमानदार रही। अपने बड़ों को देखकर टीचर बनकर समाज की खिदमत करने की सोचती रही, लेकिन दिल्ली पुलिस में निकली वैकेंसी को देखकर उनसे रहा नहीं गया और अप्लाई कर दिया। फिर सेलेक्ट होकर कांस्टेबल बनी। साल 2014 में सीमा प्रमोट होकर हेड कांस्टेबल बनी, लेकिन अभी उनकी कामयाबी को 4 चांद लगने बाकी थे। अगस्त 2020 में जब दिल्ली पुलिस ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर सीमा को ASI बनाया तो सीमा यकायक सुर्खियों में आ गई। असल में सीमा ने 3 महीने के अंदर ही 76 मिसिंग बच्चों को उनके वालिदैन से मिलवाया। समाज को हमेशा से ऐसे फरिश्ता सिफत इंसान की जरूरत रहेगी। तो नाजरीन, हमारे आज के शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का शुमारा ज़रूर पसंद आया होगा। तो अब मैं चलती हूँ, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए शुमारे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर